Union Home Minister Amit Shah was on a 2-day trip to the state on the 24th and 25th of July. He was welcomed by Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma at Umroi Airport on Saturday. The Union Home Minister was accompanied by Jitendra Singh, Minister of State for the Ministry of Development of the North Eastern Region, and G. Kishan Reddy, Minister of Culture and Development in the North Eastern Region of India. During his 2-day stay in the state, he inaugurated a series of developmental projects and met the chief ministers of the northeastern states and discussed the pivotal issues of the region. Amit Shah, who is also the president of the Northeastern State Application Centre, NISAC, laid the foundation stone for the Multi-Purpose Convention Centre cum Space Exhibition Facility at Northeastern Space Application Centre, Umyam. A meeting of the NISAC Society was chaired by the Union Home Minister in the presence of all the dignitaries. During the meeting, various presentations of different satellite-related monitoring of rivers, forests and others which were done in the northeastern state were made. Union Home Minister Amit Shah on Saturday inaugurated the Interstate Bus Terminus ISBT at Maoyong on the outskirts of capital Shillong in the presence of Donor Minister G. Kishan Reddy and Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh and Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma, besides other states minister and officials. भारत के गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, भारत सरकार के हमारे नए डोनर मिनिस्टर श्री किशन रेड्डी जी, हम सब के प्रिय नेता और फॉर्मर डोनर मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी, MOS डोनर मिनिस्ट्री वर्मा साहब, मंच पे उपस्थित हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मेघालय और मेघालय सरकार के बाकी सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, भारत सरकार के सारे ऑफिशियल्स, मेघालय सरकार के चीफ सेक्रेटरी और बाकी सब ऑफिशियल्स, और इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने समय निकालकर इस सेशन के समय, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, समय निकालकर आज वो हम सब के बीच आए। ये यही दिखाता है कि भारत सरकार के लिए और उनके लिए, उनके मन में नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह है और एक बहुत ही स्पेशल प्यार है, और इसलिए सेशन होने के बावजूद वो आज हमारे बीच यहाँ पे आए हैं और आज और कल पूरा दिन रह के वो कल शाम को वापस दिल्ली जाएंगे। आज इस प्रोग्राम में दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हम ये ISBT का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और NEC के चेयरमैन होने के नाते इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कि अमित शाह जी के हाथ से इस ISBT का उद्घाटन हो। तो मुझे खुशी है कि आज ये इंटरस्टेट बस टर्मिनस
जो NEC नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के फंडिंग से 48.31 करोड़ 90-10 शेयरिंग पैटर्न में इस ISBT का फंडिंग हुआ और आज इसे खत्म करके आज हमारे NEC के चेयरमैन के हाथों से हम इसे इनॉग्रेट करेंगे। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आपको इस ISBT के बारे में काफी जानकारी दी, जैसे कि हमारे यहाँ पे 32 बस बोर्डिंग बेस होंगे, टोटल 4180 स्क्वायर मीटर का ग्राउंड फ्लोर है। और सबसे अहम बात यही है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर कनेक्टिविटी जो बाकी स्टेट्स में है वो बस के साथ ही है, बस के थ्रू है। तो ये इंटरस्टेट बस टर्मिनल जो इस बस कनेक्टिविटी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है उसको और बढ़ोतरी देगी और पब्लिक के लिए ज़्यादा सुविधा होगी। ये कहते हुए मैं ये भी इस सिचुएशन या इस अवसर में मैं कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट आज जिस लेवल तक पहुंचा है, पिछले 6 सालों में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को और मेघालय गवर्नमेंट को, मेघालय स्टेट को जिस तरीके से इंपॉर्टेंस दिया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी 35 बार नॉर्थ ईस्ट आए हैं, फाइनेंशियल फंडिंग पैटर्न्स जहां पिछले 6 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है, यही दिखाता है कि इस सरकार के लिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और हमारे होम मिनिस्टर जी के लिए नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और इसी तरह हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा है और ये आज जो प्रोजेक्ट है ये भी इसका एक सिंबल है। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को आगे और बढ़ोतरी देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को और बढ़ाएं। हमारे यहां पे एयरपोर्ट्स काफी जगहों में अभी खुल गए, ये भी भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके विजन में ये एयरपोर्ट्स बने। लेकिन इनका जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, जैसे मैं हमारे गृह मंत्री जी से मैं कह रहा था कि अगर आप बाय रोड जाएंगे यहां से इम्फाल आपको लगेंगे 20 घंटे, लेकिन प्लेन में वो 30 मिनट का सफर है। इसी तरह आप जाएंगे यहां से आइजवाल आपको लगेंगे 12 घंटे, लेकिन फ्लाइट में ये 30 मिनट का सफर है। तो आगे आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को और नॉर्थ ईस्ट को ओवरऑल बढ़ोतरी देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ना सिर्फ हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट लेकिन हमारे एयर कनेक्टिविटी और एयर ट्रैफिक को हम लोग बढ़ोतरी दें। दूसरी बात, अगर हम लोग एक्ट ईस्ट के बारे में बात करें तो एक्ट ईस्ट में भी ये बहुत जरूरी है कि हम लोग स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हम लोग देखें। मेघालय के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो रोड कनेक्टिविटी हो रही है, 6 लेन्स हाईवे हर जगह बन रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम लोग भी हमारे बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ोतरी दें, क्योंकि 10 साल में उनके रास्ते खत्म हो जाएंगे, सारे रास्ते सब मेन एरियाज कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम लोगों ने उस समय काम शुरू किया तो और 20 साल लग जाएंगे। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिले और बांग्लादेश और भारत के बीच में, स्पेशली मेघालय स्टेट के बीच में एक अच्छा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, तो इंटर कंट्री कनेक्टिविटी स्पेशली टू द बॉर्डर पोर्ट्स बहुत जरूरी होगा। सर मैं ये भी आपको गाड़ी में बता रहा था कि शिलोंग से सिलहट गाड़ी से 3 घंटे लगते हैं, फ्लाइट से मात्र 20 मिनट, ढाका पहुंचने में भी मात्र 20-30 मिनट लगेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है सर कि आज ये इंटरस्टेट बस टर्मिनस यहां पे इनॉग्रेट हुआ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे स्टेट के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। लेकिन आगे चलते हुए हमें एयर कनेक्टिविटी में और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में हमें जोर देना होगा, तभी जाके जैसे आपने कहा आपका विजन
और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि जिस तरीके से पहले इंडिपेंडेंस से पहले जब नॉर्थ ईस्ट का जो जीडीपी में शेयर 20% होता था और आज 3% पर है, उसे उस सेम लेवल पे लाने के लिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें करनी जरूरी है सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एनईसी के सारे हमारे मेंबर्स, स्पेशली आवर चेयर एनईसी secretaries here and all the other officials who are here present, who have played a vital role in ensuring that this project was completed on time, including the Transport Department out here, our Honorable Transport Minister and all the officials. I'm sure that with the completion of this project, this will be a great boon for the entire Northeast region, especially for the connectivity of buses, for the people as well as goods from different parts of the Northeast to our state. So, जैसे हमारे ACS ने कहा कि इस बस टर्मिनस से हम मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, ये सारे स्टेटों में हम लोग बस भेजेंगे, तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सर आपके यहाँ पे आकर आपने जो हमें समय दिया और आपने आज इस फंक्शन में आपने भाग लेने का कष्ट किया, इसके लिए एक बार फिर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और मेघालय के वासियों की तरफ से आपको एक बार फिर धन्यवाद। सभी को धन्यवाद कह के मैं अपना स्पीच यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, कुबलाई एंड मिथिला। While addressing the gathering during the inauguration ceremony, the Union Home Minister said that the central government will connect all the capitals of the northeastern states with rails and air connectivity by 2023-2024. Shah said that the ISBT will be a center for economy. It will lead Meghalaya and the other northeastern states to path of development. The ISBT has been constructed at an estimated cost of rupees 48 crores and was funded by the Northeastern Council under the donor ministry. The ISBT is a joint venture of the NEC and the State Transportation Department. आज के छोटे परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मेघालय के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, अभी जो पूर्वोत्तर राज्यों की विकास का जिम्मा जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ऐसा उत्तर पूर्वी विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी यहाँ पर 6.5 साल तक प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतारने में जिनका अहम रोल रहा, ऐसे श्री जितेंद्र सिंह जी, डोनर के MOS श्री BL वर्मा जी, श्री P तिनसोंग जी, श्री S धर, परिवहन मंत्री मेघालय, उपस्थित भारत सरकार और मेघालय सरकार के सभी अधिकारीगण और आज यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों और प्रेस के सभी मित्रों, आज मैं मेघालय और संपूर्ण पूर्वोत्तर की जनता को एक बधाई देना चाहता हूं और विशेषकर मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह इंटरस्टेट बस टर्मिनस आज जो शुरू हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी का सेंटर बनने वाला है। बृहद आसाम की शिलोंग राजधानी रही और हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह रही है और जब भारत अपने स्वतंत्रता के 75 साल मना रहा होगा तब मेघालय भी अपने स्थापना के 50 वर्ष मना रहा होगा। उसी वर्ष में ये शुरुआत होने जा रही है। 1970 में एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में शुरुआत हुई और 72 में पूर्ण राज्य का स्टेटस मेघालय को बना। स्वाभाविक रूप से शिलोंग उसकी राजधानी बनी
और शिलोंग राजधानी होने के बाद शिलोंग का सभी उत्तर पूर्व के बाकी 7 राज्यों से जुड़ना बहुत स्वाभाविक था और इसी से पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी जा सकती है, मेघालय के विकास को गति दी जा सकती है। आज जो काम यहां पर हो रहा है वो सालों पहले होना चाहिए था। खैर, मगर भारत सरकार के लगभग 50 करोड़ रुपया लगाने के बाद यहां आज इंटरस्टेट बस टर्मिनस मेघालय सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। इसका आज मुझे बहुत बड़ा आनंद है और मैं मानता हूं कि एनईसी ने जिस प्रकार से आगे काम किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, नॉर्थ ईस्ट देश के ऐसे क्षेत्रों में से है जहां कनेक्टिविटी की जरूरियत बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी के बगैर ना देश के इस छोर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, कनेक्टिविटी के बगैर इस देश का एक क्षेत्र का पुराना वैभव वापिस लाना भी असंभव है और कनेक्टिविटी के बगैर यहां पर विकास को गति देना भी असंभव है। विकास तभी हो सकता है कि इस दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की कनेक्टिविटी से इसे युक्त करें और इसीलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हमारा प्रयास है कि 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य का कैपिटल रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाए। पूरा देश रेलवे और हवाई अड्डों से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। परंतु इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी को भी बल देना पड़ेगा और रोड कनेक्टिविटी सिर्फ रोड अच्छे करने से नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बनाने से, बढ़ाने से ही हो सकती है। मेघालय स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लगभग 60 बसों का फ्लीट है इनके पास और कई सारी प्राइवेट बसेस यहां चलती है, मगर एक ऐसा सेंटर चाहिए था जो इकोनॉमी का भी सेंटर बने और गतिविधियों का भी सेंटर बने। अत्याधुनिक रेलवे बस स्टेशन को देखकर हमें मालूम पड़ता है यहां पर इकोनॉमिक गतिविधियों का भी एक केंद्र बनेगा और हमारे ट्रांसपोर्टेशन का भी एक केंद्र बनेगा। सभी के सभी राज्यों से जुड़ा होगा तो होगा ही, परंतु यहां से आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलना मैं मानता हूं कि बहुत शुरुआत होगी। हवाई अड्डे जब बनाए जा रहे थे उस वक्त मैं पार्टी के संगठन का काम करता था। मोदी जी ने घोषणा करी थी कि 2022 के पहले उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के मुख्यालय को हम हवाई अड्डे से भी जोड़ेंगे, रेलवे से भी जोड़ेंगे। हंसते थे सब लोग हमें कि मानो मोदी जी अब जोड़ भी लोगे तो आएगा कौन, जाएगा कौन। मगर आज थोड़ा कोरोना काल के कारण लेट हो रहा है, मगर प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में, इससे मैं निश्चित कर सकता हूं कि 2023-2024 के पहले सभी राज्यों के मुख्यालय, सभी राज्यों की स्टेट कैपिटल रोड, रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाएगी। और जो लोग कह रहे थे आएगा कौन, उसको मेरा जवाब है, आज शिलोंग के हवाई अड्डे पर कलकत्ते से फ्लाइट चालू हो गई है, असम के साथ इसका जुड़ा हुआ है और बहुत कम समय के अंदर बाकी राज्यों की इंटरकनेक्टिविटी भी चालू हो जाएगी। अगर सोचना ही ऐसा है, मैं आया था चुनाव में, मैंने भाषण सुने हैं यहाँ के, सोचना ही ऐसा है कि आएगा कौन, तो कोई नहीं आएगा। अगर सोचना ऐसा है हम शुरुआत करें, सभी आएंगे तो विकास आगे बढ़ता है और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। भौगोलिक दूरिया के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट कल्चर अगर कोई एक क्षेत्र के अंदर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। अनेक विध भाषा, अनेक विध संस्कृति, अनेक विध प्रकार के संगीत के वाद्य और अलग अलग सांस्कृतिक पहचान, और ये इसलिए संजो कर संभल कर रहा है कि 8 राज्यों ने
इसके अंदर एक्सचेंज कर कर एक दूसरे के पूरक बनने का प्रयास किया है। परंतु अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो ये कल्चर को भी लंबे समय तक हम नहीं संभाल सकते। और मैं मानता हूं कि पूर्वोत्तर के इस क्षेत्र के कल्चर, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ के खान पान की विविधता न केवल पूर्वोत्तर, पूरे भारत का गहना है और उसको संभालने की जिम्मेदारी पूरे भारत की है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। और मित्रों, इसको संभालने के लिए भी कनेक्टिविटी को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। और एक प्रकार की कनेक्टिविटी जिसके माध्यम से डेवलपमेंट और सेवाएं दोनों नागरिक के तक पहुंचे, आईटी से भी कनेक्ट करने का हमने बहुत प्रयास किया है। आज आसानी से घर से, गांव से, सामान्य सेवा केंद्र सीएससी से दस्तावेजों का नवीनीकरण और प्राप्ति दोनों हो रही। ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी, 7 बार का उतारा, ये सारी चीजें घर में बैठकर मिल रही हैं। इसका कारण हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। और मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट परिषद, उत्तर पूर्वी परिषद ने विजन के साथ ये जो किया है उसको बहुत बड़ा फायदा ये पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को होने वाला है। जहां तक मेघालय की बात करूं, 2014 से अब तक मेघालय के विकास में ढेर सारी गति भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सिर्फ जनधन योजना में 6.46 लाख, इतने छोटे राज्य में 6.5 लाख परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है। आज मेघालय का हर परिवार अपना बैंक अकाउंट होल्ड करता है। उनको अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। उनका अधिकार का जो पैसा है, चाहे विधवा सहाय का पैसा हो, चाहे छात्रों की स्कॉलरशिप हो, इसके अंदर से बिचौलियों को काटकर सीधा इसके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। आज मेघालय के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां टॉयलेट नहीं है। 100% ओडीएफ बनने वाले राज्यों का सम्मान जिसको मिला है उसमें आज मेघालय शुमार है। मैं मेघालय के मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मोदी जी ने ग्रांट तो भेजी, परंतु इसे नीचे तक पहुंचाने का काम मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया है। जल जीवन मिशन की तरफ लगभग 3.39 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके यहां नल से पानी नहीं पहुंचता है। हमने लक्ष्य रखा है कि ये सारे के सारे परिवारों को उनके घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना। लगभग 2.80 लाख परिवारों की योजना बन चुकी है और 1874 छोटी छोटी योजनाओं से मेघालय के हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, हर घर के अंदर नल से पानी पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। और इसके लिए 156 करोड़ रुपया अब तक पहुंचाया गया है। आदिवासी उपयोजना के तहत और 68 करोड़ रुपया पहुंचाया गया है। एकलव्य मॉडल विद्यालय सिर्फ मेघालय में 39 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल विद्यालय बनाने की शुरुआत हुई है। लगभग राज्य सरकार ने अब तक 67 परियोजनाओं को जो 700 करोड़ की लागत से है वो केंद्र सरकार की मदद से पूरा किया है और 800 करोड़ की और 38 परियोजनाएं चालू है और ढेर सारी योजनाएं जिसमें नांगल बीबरा से अगिया 110 किलोमीटर का रोड लगभग 43 करोड़ रुपया। मेघालय अगिया उप केंद्र में 11.43 करोड़ रुपया की लागत से 220 केवी का ट्रांसफार्मर की स्थापना। मेरांग रानी गोडाउन अजरा मार्ग का 100 करोड़ रुपया की लागत से अपग्रेडेशन। अगिया मेघीपारा फुलबाड़ी टूरा रोड का लगभग 65 करोड़ रुपया से उन्नयन, उसका अपग्रेडेशन। और जोवई नर्तियांग खुंडली रोड
वो भी लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च कर कर उसको अपग्रेड करने का काम किया है। कई सारे कटहल मिशन, मशरूम मिशन, सिल्क मिल्क मिशन और मत्स्य पालन, इसके लिए लगभग 650 करोड़ रुपया अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो यहाँ की बोलियां, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का नृत्य, संगीत, खानपान, संस्कृति, उसको संभाल कर रखना, संजो कर रखना और पूरे भारत के अंदर इसका आकर्षण पैदा करना। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के पूरे विवाद को समाप्त कर कर इसको एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाना। और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट को एक विकसित प्रदेश बनाकर आजादी के पहले जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा था इस क्षेत्र का, इसको वापस लाने का प्रयास करना। और मैं मानता हूं हम इसके बहुत नजदीक हैं। हम सबके सामूहिक प्रयास से कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में हम एक गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। जिस दिन नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 20% से ज्यादा पहुंचता है, यहाँ गरीबी का, बेरोजगारी का और अशांति का नामो निशान नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए हम सब ने नरेंद्र मोदी जी की योजना को समर्थित भी करना है और इसके साथ साथ उसको पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देना है। आज मैं फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए डोनर मंत्रालय, इसके नए सुकानी श्री किशन रेड्डी जी, उसके पुराने सुकानी श्री जितेंद्र सिंह जी और विशेषकर मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी को हृदय से बधाई देता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि इंटरस्टेट बस टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक आधार स्तंभ बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। Shah also inaugurated the 13 KL liquid medical oxygen plant at Umsauli in New Shillong Township. Shah later chaired a closed-door meeting with the CMs, chief secretaries and police chief of all the northeastern states on Saturday evening at the State Convention Centre. He also met the leaders of civil organizations who put forward their grievances. The NGO discussed the pressing issues of ILP in the state. During his second-day program in Meghalaya, Union Home Minister Amit Shah launched 2 important development projects at Cherrapunji on Sunday. Shah launched Green Saura Afforestation campaign and also inaugurated Greater Saura Water Supply Scheme for the benefit of dwellers along with Chief Minister Conrad K. Sangma in presence of Donor Minister G. Kishan Reddy, Minister of State Donor B.L. Verma, and Minister of State Science and Technology Jitendra Singh, PHE Minister Renekton Lingdo at Saura in East Khasi Hills. The Greater Saura Water Supply Scheme was conceptualized by the Government of Meghalaya and funded by the Ministry of Donor under NESIDS in the year 2019 with an amount of Rs 24.08 crores. The dignitaries also launched the Saura Afforestation Project, which is a joint initiative of DGAR and Government of Meghalaya. Speaking during the occasion, Union Home Minister Amit Shah underlined the importance of afforestation and tree plantation.
He said that earlier Cherrapunji used to have rains throughout the year. The situation has changed, and with more plantation, it will again become greener. He said that an ambitious project to make Cherrapunji green again has started with new hopes. जिनके जिम्मे पर्यटन संस्कृति के साथ साथ डोनर मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, ऐसे मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, पीएमओ में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अभी अभी जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ऐसे श्री BL वर्मा जी, राज्य मंत्री डोनर विभाग, मेघालय की कैबिनेट के मंत्रीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और अधिकारीगण, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि कुछ समय पहले मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगमा जी से मैंने बात करी थी कि जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तब पढ़ाया जाता था कि देश में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है और 25-30 साल के अंदर ही वो हमारा हरात भरा चेरापूंजी आज अपना वो स्टेटस गवा बैठा है और उसकी जगह यहां से 80 किलोमीटर दूर कोई एक स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश की रिकॉर्ड स्थापित हो गया और उसका मूल कारण विकास के नाम पर हमारे दुर्लक्ष्य के कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है। तब ये तय हुआ कि क्या फिर से चेरापूंजी हरा भरा बन सकता है। इस राज्य का नाम ही मेघालय है, मेघा के आलय के बीच में रहने वाला राज्य, और अगर इस राज्य में ही बारिश की कमी होती है तो कितना बड़ा संकट का कारण है। तो उस वक्त आसाम राइफल, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस और मेघालय सरकार, भारत सरकार, सभी साथ मिलकर हमने एक संकल्प लिया है कि चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाना और आने वाले 10-15 सालों में एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना कि फिर से पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं आती है तो यही हमारे चेरापूंजी के अंदर आए, इस प्रकार का वातावरण का निर्माण। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अहर्निश तैनात सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर देश की सीमाओं की चुनौतियों का, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, वीरतापूर्वक सर्वोच्च बलिदान देकर उसका सामना करते हैं। और ढेर सारे उदाहरण हैं उनकी वीरता के कारण देश कई संकटों से बाहर आया है और आज हमारा सार्वभौमत्व अक्षुण्ण है। चाहे असम राइफल हो, चाहे BSF हो, चाहे SSB हो, चाहे इंडो तिब्बतियन पुलिस हो, सबने अलग अलग जगह पे वीरता दिखाते हुए हमारी सीमाओं की सुरक्षा की। CRPF ने देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालते हुए इसी प्रकार के सर्वोच्च बलिदान के कई उदाहरण दिए। मगर विगत
2 वर्षों से 2020 में और 2021 में उन्होंने पर्यावरण का भी मोर्चा संभाला है। मुझे आप लोगों को बताते हुए आनंद है कि गत साल कुल 1,48,000 पौधे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने देश भर के अंदर रोपने का काम किया। और आसाम राइफल के डीजी नायर साहब यहां पर हैं, मैं उनको विशेष बधाई देता हूं कि सबसे ज्यादा वृक्षारोपण आसाम राइफल ने किया। और मुझे ये बात का भी हर्ष है कि 1,48,000 पौधे लगाना एक बात है और आज उसमें से 1,36,000 पौधे जीवित है, उसको रिप्लेस भी किया गया है और जवानों ने इस पर पानी डालकर उनको जीवित रखने की व्यवस्था भी करी। इस वर्ष भी हमने तय किया है कि अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस इकट्ठा होकर देश में लगभग 1 करोड़ पौधे अलग अलग स्थान पर रोपे जाएंगे और बहुत बारीकी से इसका आयोजन हुआ है। जहां मैदानी इलाके हैं वहां पीपल, वटवृक्ष, नीम, जामुन इस प्रकार के वृक्षों को लगाएंगे। जहां पहाड़ी इलाके हैं वहां भी पहाड़ के अंदर नेचुरल कोर्स में अपने बीज पवन से फैलाकर घनघोर, जिसको कहते हैं वन बनाने की क्षमता जिन वृक्षों में है, इस प्रकार के वृक्ष बोए गए हैं और उनका सिलेक्शन भी उस तरह से किया गया है कि एक लंबे आयुष्य तक ये जिंदा रहेंगे, लंबे सालों तक ये पृथ्वी की सेवा करते रहेंगे। और मुझे आनंद है कि आज उसी कार्यक्रम की कड़ी में लगभग 100 हेक्टेयर बंजर भूमि की हमने यहाँ पहचान की है। 50 करोड़ की अनुमानित लागत से डोनर मंत्रालय और मेघालय सरकार दोनों इकट्ठा होकर ये 100 हेक्टेयर का एक नया यहाँ पर वन निर्मित हो, इस प्रकार का हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले 3 वर्षों में यही क्षेत्र के अंदर लगभग 1,000 हेक्टेयर में 1 मिलियन वृक्ष लगाने का हमारा कार्यक्रम है और मुझे भरोसा है कि इसको संगमा जी के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। और जिस दिन ये 1 मिलियन वृक्ष लग जाएंगे, हमारे बच्चे फिर से ज्योग्राफी के पेपर में लिख पाएंगे कि जहां सबसे ज्यादा बारिश आती है वो जगह का नाम चेरापूंजी है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि दुनिया पूरी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से चिंतित, और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई पूरी मानव जात लड़ रही है, हमें गौरव है कि उसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कई प्रकार के एवेन्यू के साथ ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ, कार्बन के उत्सर्जन के खिलाफ, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक जंग छिड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग 14 करोड़ महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर कितने कार्बन के उत्सर्जन को उन्होंने समाप्त किया। ढेर सारे घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का काम किया। जल विद्युत और सोलर पावर में सारी दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़कर आज हम आगे बढ़ रहे हैं और सारे लक्ष्यांक जो तय किए थे उससे भी आगे हम गए। और पेरिस समझौता उसका उदाहरण है। जब पेरिस समझौता फेल हो जाएगा, ऐसा डिस्कशन के बाद लगा, तब नरेंद्र मोदी जी के
भाषण और उनकी प्रस्तावित कार्य योजना ने ही इसको एक नया जीवन बख्शा, जिसके आधार पर आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन के खिलाफ लड़ रही है। मैं मानता हूं कि ये लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे हैं वो जनता के सहयोग के बगैर, स्थानीय पंचायत, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के बगैर सफल नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज, मेरे मन से बहुत बड़ा कार्यक्रम है चेरापूंजी को फिर से एक बार वृक्षों से आच्छादित करना। आज मैं देश भर की सभी पंचायतों को भी कहना चाहता हूं, विशेषकर जहां हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, कि आप इनका सहयोग करिए, इनका हाथ बटाइए, उनके साथ आपकी ताकत को जोड़िए। और जो 1 करोड़ पौधे इस बार हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस बोने वाले हैं, लगाने वाले हैं, उसको जिंदा रखने में आप उनकी मदद करें। ये चेरापूंजी का पूरा क्षेत्र वृक्षारोपण की दृष्टि से और वृक्षों जिंदा रखने की दृष्टि से असम राइफल गोद लेने वाला है, एडॉप्ट करने वाला है। और मैं आज असम राइफल के डीजी नायर जी को भी कहना चाहता हूं कि वृक्ष लगाना भी बड़ी सफलता है, मगर तय हुआ है इस प्रकार के वृक्ष लगाना बहुत बड़ी सफलता है। और इसका हमने डिटेल प्लानिंग किया है। वृक्ष क्यों कटते हैं? तो भाई ईंधन के लिए भी काटे जाते थे, कई बार कई अन्य उपयोगों के लिए भी काटे जाते हैं। तो हमने कुल भूमि में से 80% परंपरागत एवं प्राकृतिक रूप से तैयार होने वाले लंबी आयु वाले वृक्ष को रोपा है, और शेष 20% में झाड़ू, घास, ईंधन, लकड़ी, सिल्वी, सुगंधित पौधे, पशुचारण और सजावटी वृक्ष, ये सब और नर्सरी लगाने का तय किया, जिससे वृक्ष काटने का भी कारण किसी ग्रामीण के पास न रहे। अगर उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स यही वन से पूरी हो जाती है तो किसी को मन नहीं है बड़ा हुआ पौधा, बड़ा हुआ वृक्ष काटे। तो इस प्रकार से बहुत साइंटिफिक तरीके से डिटेल प्लानिंग कर चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है। और यहाँ पर हमने मियावाकी सघन वृक्षारोपण करने वाले हैं। ये तकनीक घने और बहुस्तरीय वनों को बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध तकनीक है। और इस टेक्निक से मल्टी लेवल फॉरेस्टिंग होती है और 30 गुना तेजी से जंगल बढ़ता है, और 3 साल के बाद वो मेंटेनेंस से मुक्त हो जाता है। तो हमने इसी टेक्निक को ये पूरे क्षेत्र के अंदर अपनाया है, और इससे इको टूरिज्म का तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही। मैं बाय रोड ही आया हूं, मैंने देखा है कि यहाँ एक बार हरा भरा जंगल हो जाता है, अच्छे रिसोर्स बना दिए जाते हैं, तो शिलोंग आने वाले यात्री को लिए 2 दिन यहाँ रहना ये बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। इससे मेघालय के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, और इको टूरिज्म का एक नया अध्याय मेघालय के इतिहास में भाई संगमा के नेतृत्व में जुड़ेगा। मित्रों, आज यहाँ से आगे जाकर एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी लोकार्पण है। लगभग 25 करोड़ रुपए से ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम आज शुरू होने जा रही है। डोनर मंत्रालय के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मैं डोनर मंत्रालय तो जरूर अभिनंदन देना चाहूंगा कि क्षेत्र को आपने चिन्हित भी किया और समयबद्ध तरीके से उसको पूरा भी किया है। मगर
सोहरा के अंदर पानी की किल्लत होना बहुत बड़ी बात है। वो हमें जागरूक करती है ऐसे वन बनाने के लिए। खैर, मगर अभी तो पानी देना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत डोनर मंत्रालय और मेघालय सरकार ने मिलकर ये योजना को पूरा किया है। लगभग 25 करोड़ खर्च हुआ है। मैं संगमा जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि समयबद्ध योजना को पूरा करने में मेघालय सरकार ने बहुत मदद भी की है और परिश्रम भी उठा है। जल जीवन मिशन, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया है, देश के हर परिवार तक, हर घर तक शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाना, क्योंकि पानी ही हमारे आरोग्य की मूल स्थिति को बनाता है या बिगाड़ता है। अगर पानी का स्रोत शुद्ध नहीं है तो कभी भी मानव शरीर आरोग्यप्रद नहीं रह सकता। इसलिए मोदी जी ने आजादी के 75 साल पूरे हो उसके पहले देश के हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। मेघालय के अंदर इसकी बहुत अच्छे तरह से उसका काम आगे बढ़ रहा है। मैं सोचता हूं कि देश के आजादी के जब 75 साल होंगे तब मेघालय के 50 साल पूरे होंगे रचना के, और उस वक्त 3,39,000 परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम संगमा सरकार पूरा कर देगी, इसका मुझे भरोसा है। क्योंकि उसको जो आर्थिक मदद चाहिए थी वो पूरी आर्थिक मदद प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, डोनर मंत्रालय ने पूरी की है। लगभग 2139 करोड़ की कुल लागत से 2910 गांव में 2,80,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसको छोटी छोटी 1874 योजनाओं में बांटा गया है। आप कल्पना करिए, 2,80,000 परिवारों को हिली एरिया में, जहाँ दूर सुदूर पर्वत पर कहीं 5, कहीं 25, कहीं 50 लोग रहते हैं, उसमें बांटा गया, उनमें पानी पहुंचाने का एक कार्यक्रम। इसीलिए 1874 परियोजनाएं बनानी पड़ी है, क्योंकि यहाँ बड़ा दुर्गम क्षेत्र है। हमारे ट्राइबल भाई बहन पहाड़ियों पर रहते हैं, चोटियों पर रहते हैं, वनों में रहते हैं, मगर जो जहां भी रहते हैं वहां शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का कार्यक्रम है। लगभग केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए अब तक आवंटित कर दिया है, और बाकी का भी जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाता है हम आवंटित करेंगे। तो आज ये 2 कार्यक्रम एक साथ है। सोहरा ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम का लोकार्पण है, क्योंकि यहाँ पानी की किल्लत हुई है और भविष्य में यहाँ कभी पानी की किल्लत न हो, इसलिए फिर से चेरापूंजी में वनों का निर्माण करने का भी कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। आसाम राइफल का जो भव्य इतिहास है, 180 साल से लंबा, मुझे भरोसा है कि जो लक्ष्य हमने आसाम राइफल को दिया है, आसाम राइफल निश्चित रूप से वो लक्ष्य को सिद्ध करेगी और फिर से एक बार चेरापूंजी देश में सबसे ज्यादा बारिश लाने वाला क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे भरोसा है। इस क्षेत्र के सभी वासियों को, हमारे मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगमा जी को और किशन रेड्डी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। Amit Shah said that the entire area of Cherrapunji is going to be adopted by Assam Rifles for the purpose of plantation. Our country is intact because of the paramilitary forces deployed to protect the country's borders. Since the last 2 years, they are also shouldering the responsibility of improving the environment and so far have planted 1.48 crore saplings, and out of which 1.36 crores plants are growing. He also said that this year also about 1 crore saplings will be planted in different areas by making a strategy, and in the next 3 years a target has been set to plant 1 million trees in 1,000 hectares. He also paid a visit to the Ramakrishna Mission Ashram Sohra and paid floral tributes to Swami Vivekananda.
Amit Shah later visited the Assam Rifle headquarters in Shillong and headed towards Guwahati. During his 2 days visit, he was on spree to inaugurate a series of developmental programs. He laid emphasis on the connectivity of the region to the mainland India, and he also focused on making the state more greener.